एडुटेनमेंट एंड मैं हूँ स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू सॉल्व पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज वो हैं जो 2020 में पूछे गए हैं, राइट। सो आपको जैसा कि मैंने लास्ट सेशन में भी बताया था कि ये जो क्वेश्चन मैं लेकर के आती हूँ पीवाईक्यूज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। दो दे आर रिपीटेड क्वेश्चंस, दे आर प्रीवियस ईयर्स आस्क्ड क्वेश्चंस, बट स्टिल यहाँ पर क्या होता है, यूजीसी में क्या होता है, राइट। यूजीसी में क्या होता है कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, समटाइम्स सेम क्वेश्चन का फॉर्मेशन न्यू तरीके से देते हैं एंड फ्रेश क्वेश्चंस भी देते हैं। ऐसा नहीं कि सारे क्वेश्चंस रिपीटेड ही देते हैं। रिपीटेड से ये होता है कि जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो वी हैव एन आइडिया, वी हैव एन व्यू कि क्या पैटर्न होगा क्वेश्चन का, क्या लेवल है एंड किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, राइट। सो इससे हम ये सीखते हैं। प्लस जो सेम क्वेश्चन आते हैं वो हमारे लिए बेनिफिशियल होता है कि हमने पीवाईक्यू सॉल्व किया है तो हम सेम क्वेश्चन अगर पाते हैं एग्जाम में तो हम वी गेट मोर देन हैप्पी, राइट। और क्योंकि वो क्वेश्चन फिर फटाफट हो जाते हैं, जो क्वेश्चन हमने देखा हुआ है उनको हम एक ग्लिम्स डालते हैं, हम झट से टिक करते हैं और आगे निकल जाते हैं। तो उससे हमारा जो टाइम वेस्ट होता है वो बच जाता है और हम अच्छे स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि मैथ्स का जो क्वेश्चन होता है 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, उस पर आप अपना टाइम दे पाते हैं, राइट। एंड जो कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से, क्योंकि ये पीवाईक्यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो मैं आगे इस सेशन को आगे बढ़ाते हुए उस क्वेश्चन की तरफ लेके जाती हूँ जहां से हमें आज का ये सेशन स्टार्ट करना है, राइट। सो ये जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है ये सारे हमने सॉल्व किया हुआ है लास्ट सेशंस में, ओके। ठीक है। सो लास्ट सेशन का लास्ट क्वेश्चन था, स्ट्राइक विच आर कंडक्टेड बाय वर्कर्स आर एम्प्लॉइज विदाउट द अथॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ यूनियंस। जो स्ट्राइक होती है जो कि कंडक्ट की जाती है बाय द वर्कर्स एंड एम्प्लॉइज विदाउट द अथॉरिटी एंड कंसेंट ऑफ यूनियंस, मतलब बिना अथॉरिटी एंड यूनियन के कंसेंट के बिना ही अगर कोई वर्कर या फिर एम्प्लॉय स्ट्राइक पर चला जाता है तो वो स्ट्राइक को किस टाइप की स्ट्राइक बोला जाता है। सो वो स्ट्राइक व्हाइट कैट स्ट्राइक्स के नाम से जाना जाता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था व्हाइट कैट स्ट्राइक्स, ऑप्शन नंबर 1। एंड आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस सेशन का। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ गुड प्लान। इनमें से कौन सा फीचर है गुड प्लान का, अच्छे प्लान का फीचर कौन सा है, इनमें से बताना है आपको। पहला है रिजिड टारगेट्स, दूसरा है कंसिस्टेंसी, तीसरा है फॉर्मुलेटेड बाय ऑल पर्संस, या फिर चौथा है हाईली एम्बिशियस टारगेट्स। सो आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है। आप एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, और ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। फिलहाल आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। जनरली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहां पर आपको टेक्निक्स ही समझ में नहीं आती है, उसके वर्ड ही समझ में नहीं आते कि क्या क्वेश्चन का फॉर्मेशन क्या है, पूछना क्या चाहता है। उन क्वेश्चंस में आप 2 से 3 बार पढ़ेंगे तभी भी आपको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी उस क्वेश्चन की। एंड ऑप्शन से थोड़ा बहुत आप एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे तो उस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, रिजिड टारगेट्स तो नहीं हो सकता क्योंकि ये देखने में आपको नेगेटिव सा लग रहा है। रिजिड टारगेट्स की वजह से कभी क्या कोई गुड प्लान बनाता है? गुड प्लान का फीचर हो ही नहीं सकता रिजिड टारगेट्स, कि आप डिटरमिन्ड है कि नहीं मुझे ऐसे ही करना है, ऐसे ही जाएगा, नहीं, वो नहीं हो सकता है गुड प्लान का फीचर। तीसरा देखेंगे फॉर्मुलेटेड बाय ऑल पर्संस, ये भी नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा है। चौथा है हाईली एम्बिशियस टारगेट्स, ऐसा नहीं है कि हाईली एम्बिशियस टारगेट्स रहेंगे तो उसको हम गुड प्लान बोलेंगे, नहीं। जो मेन चीज है, जो मेन फीचर है, जो गुड फीचर है वो ये है कंसिस्टेंसी होनी चाहिए प्लान में, कि आप एकदम डिटरमिन्ड हैं कि हमें इस प्लान को सस्टेन करना है, आगे लेकर के चलना है, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ आज आपने ये प्लान बनाया फिर प्लान आप वो वर्कआउट नहीं किया तो तुरंत आपने स्विच कर दिया प्लान को। ठीक है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी भी होना चाहिए। जब भी हम प्लान बनाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप एक प्लान बनाया तो आप उसी पर फोकस होकर चलते रहिए, तो चाहे सक्सेसफुल हो या ना हो, हमेशा एक बैकअप प्लान भी होता है, राइट। सो अगर प्लान ए कामयाब नहीं हुआ तो प्लान बी की तरफ स्विच कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप हमेशा प्लान ही बनाते रह जाएं, क्योंकि आप फिर तो आप किसी भी प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, राइट। सो कोई भी प्लान बनाइए, कोई भी गोल आपका जो टारगेट आप जब सेट करते हैं, गोल सेट करते हैं, तो उसमें कंसिस्टेंसी होनी चाहिए कि उसको आप कैसे लेके जाएंगे और कितना सस्टेन करेंगे। सो कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी होती है। सो जो गुड प्लान का फीचर होता है वो क्या होता है? कंसिस्टेंसी। सो हियर
The right answer for this question is option number 2. All right. Next question है, the cleanliness of a factory is covered under. Cleanliness of a factory is covered under किस एक्ट के अंदर वो आता है? ऑफिस को क्लीन रखना, फैक्ट्री को क्लीन रखना किस एक्ट के अंदर आता है? आपके सामने ऑप्शंस हैं, नंबरिंग करना भूल गई हूं मैं यहाँ पर, वो मिस हो गया एक्चुअली। पहला देखेंगे, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अंदर आता है, या फिर इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948 के तहत आता है। थर्ड देखेंगे, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947, या फिर लास्ट है वर्कमैन कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923। इनमें से कौन सा है जो सही आंसर हो सकता है इस क्वेश्चन का? So here the right answer for this question is Factories Act 1948 would be the right answer for this question. So ऑफिस को, फैक्ट्रीज को क्लीन रखना फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत आता है, ना कि इम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस। आप जनरली समझ सकते हैं कि स्टेट इंश्योरेंस इसका क्या मतलब है, क्लीन रखने से स्टेट इंश्योरेंस का क्या काम। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट से भी इसका कोई लेना देना नहीं है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन से तो बिल्कुल लेना देना है ही नहीं। सो ऑब्वियसली आप एलिमिनेट करेंगे तो आप इजिली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर सपोज जो पर्सन पहली बार भी देखा होगा इस क्वेश्चन को, या फिर कुछ लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है जो पहले ही 2020 के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके होंगे, सो उनके लिए तो ये इजी रहा होगा। लेकिन जो पर्सन के लिए फर्स्ट टाइम ये देख रहे होंगे, उनके लिए भी अगर उन्होंने खुद से पढ़ा होगा और कोशिश किया होगा कि इसको एलिमिनेट करके करते हैं, तो इजिली सॉल्व कर पाए होंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following features of a test is related to the measurement of the factor what it intends to measure? क्या कह रहे हैं, which of the following features of a test is related to the measurement of the factor what it intends to measure? पहला है validity, दूसरा है experimenting, तीसरा है reliability एंड चौथा है रेस्ट टेस्टिंग, रीटेस्टिंग। क्वेश्चन को मैं फिर से पढ़ देती हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ ए टेस्ट इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ द फैक्टर व्हाट इट इंटेंड्स टू मेजर? पहला है वैलिडिटी, दूसरा है एक्सपेरिमेंटिंग, तीसरा है रिलायबिलिटी एंड चौथा है रीटेस्टिंग। सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वैलिडिटी। किसी भी टेस्ट को का जो फीचर होता है उसको मेजर करने का, उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है? ऑब्वियस ही बात है, उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं, वैलिड है, कितना वैलिड है वो, राइट। एक्सपेरिमेंटिंग, रिलायबिलिटी, रीटेस्टिंग, ये अलग फैक्टर्स है, बट जो मेजर फैक्टर होता है वो होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टेस्टिंग दी features of the measure, like for testing related to the measurement of the factor. Which one of these cannot be delegated? आपको बताना है इनमें से कौन सा डेलीगेट नहीं किया जा सकता है, नहीं कर सकते हैं। पावर, दूसरा है रिस्पॉन्सिबिलिटी, तीसरा है अथॉरिटी एंड चौथा है अकाउंटेबिलिटी। सो इनमें से कौन सा है जो कि डेलीगेट नहीं किया जा सकता है? बाकी के 3 किए जा सकते हैं। सो इसमें पहला ऑप्शन देखेंगे पावर, इसको हम डेलीगेट कर सकते हैं। पावर एक अथॉरिटी होती है, अथॉरिटी एक पावर होता है, लाइक दोनों में डिफरेंस होता है, लेकिन मैं आपको जस्ट फॉर एन एग्जांपल समझा रही हूँ कि जहाँ पे डेलीगेशन होता है वहां पे अधिकार की बात होती है, राइट। आपके पास पावर होता है, अथॉरिटी होती है, अकाउंटेबिलिटी होती है, बट डेलीगेशन कहाँ पे नहीं होता है? जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अलग फैक्टर है, पावर, अथॉरिटी, अकाउंटेबिलिटी डिफरेंट फैक्टर्स हैं, राइट। सो जहां पर डेलीगेशन होता है वो होता है पावर, अथॉरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी डेलीगेशन के अंदर नहीं आता, डेलीगेट नहीं करता है। सो ऑप्शन नंबर 2 वुड बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ अप्रेजल सिस्टम इज मोर रेलिवेंट फॉर प्रमोशंस? सो इनमें से आपको बताना है कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि बहुत ही रेलिवेंट है, अप्रेजल अप्रेजल सिस्टम है, रेलिवेंट या फिर अप्रोप्रिएट अप्रेजल सिस्टम है फॉर प्रमोशंस। पहला है ग्रेडिंग सिस्टम, दूसरा है फोर्स्ड चॉइस सिस्टम, तीसरा है पोटेंशियल अप्रेजल एंड चौथा है करेंट परफॉर्मेंस अप्रेजल। सो इस क्वेश्चन का जो सबसे रेलिवेंट है वो होगा
अप्रेजल सिस्टम के लिए जो रेलिवेंट प्रमोशन के जो रेलिवेंट फैक्टर है अप्रेजल सिस्टम का, वो है पोटेंशियल अप्रेजल। ऑप्शन नंबर थर्ड वुड बी द राइट आंसर। ग्रेडिंग सिस्टम नहीं होगा, फोर्स चॉइस सिस्टम भी नहीं होगा, एंड करंट परफॉर्मेंस अप्रेजल नहीं होगा, बल्कि पोटेंशियल अप्रेजल होगा इसका रेलिवेंट फैक्टर फॉर प्रमोशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो कॉन्सेप्ट है एमबीओ मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था? जॉर्ज ऑडियन के द्वारा किया गया था, रेंसिस लिकर्ट के द्वारा किया गया था, एल्टन मायो के द्वारा किया गया था, या फिर पीटर ड्रकर के द्वारा किया गया था? सो इन MBO is introduced by who? Management by objectives introduced by Peter Drucker. Option number 4 would be the right answer for this question. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेप वाइन इज अ टाइप ऑफ। ग्रेप वाइन क्या है, किस टाइप का कम्युनिकेशन है? फॉर्मल कम्युनिकेशन है, दूसरा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है, तीसरा रिटन कम्युनिकेशन है, या फिर चौथा पिक्टोरियल कम्युनिकेशन है? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ग्रेप वाइन में गॉसिप्स होते हैं, वो मतलब एक कहते हैं कि एक फॉर्मल वे में नहीं होता है। यहाँ गॉसिप्स होती हैं, गॉसिप्स ऑब्वियसली गॉसिप्स स्प्रेड होती है बहुत तेजी से, तो ये गॉसिप्स फॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर नहीं आता है, ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के अंदर आता है। सो ग्रेप वाइन क्या है? एक टाइप ऑफ, ग्रेप वाइन इज अ टाइप ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी रिलेशनशिप प्रीवेलेंट? क्या कह रहे हैं? इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इज लाइन एंड स्टाफ अथॉरिटी रिलेशनशिप प्रीवेलेंट? पहला है वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा है कमिटी, तीसरा है टास्क फोर्स, एंड चौथा है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। सो वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन पहला, ये भी नहीं होगा, दूसरा कमिटी, ये भी नहीं होगा, तीसरा टास्क फोर्स, ये भी नहीं होगा, चौथा ऑप्शन है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। यस, दिस इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर। फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल structure is line and staff authority relationship prevalent. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉब डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट। जॉब डिस्क्रिप्शन किस टाइप की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, आपको बताना है। पहला है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब। जॉब की नेचर एंड उसकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करता है जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता है जेडी जॉब डिस्क्रिप्शन, या फिर तीसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, या फिर जेडी जो है जॉब डिस्क्रिप्शन वो कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है किसका, ऑर्गेनाइजेशन का, या फिर चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पर्सन परफॉर्मिंग द जॉब। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन के लिए? इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जॉब। सो जेडी में होता क्या है, जेडी में ऑब्वियसली जॉब डिस्क्रिप्शन में कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नेचर होता है किसका, जॉब का, कि क्या जॉब करनी है, राइट? किस टाइप की जॉब करनी, क्या नॉलेज की जरूरत है इस जॉब के लिए, क्या स्किल्स चाहिए होंगी। सो दिस इज द जॉब डिस्क्रिप्शन। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। डैश डेज ऑफ नोटिस हैज टू बी गिवन बाय द ऑक्यूपायर टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्री। कितने दिन का नोटिस देना होगा जब कोई भी कंपनी या फैक्ट्री शट डाउन होती है? तो ऑक्यूपायर को, एम्प्लॉयज को कितने दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा इन केस ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ द फैक्ट्री? जब फैक्ट्री पूरी तरह से क्लोज हो रही हो, शट डाउन हो रही हो, तो कितने दिन पहले आपको एज एन एम्प्लॉयर आपको बताना होगा अपने एम्प्लॉयज को? 90 डेज, दूसरा है 45 डेज, तीसरा है 60 डेज, या फिर चौथा 30 डेज? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 60 डेज। 60 डेज पहले, 60 डेज प्रायर आपको नोटिस देना होता है एज बाय द ऑक्यूपायर टू क्लोज डाउन अ फैक्ट्रीज। नोटिस देना पड़ता है, राइट, कि हम फैक्ट्री को बंद करेंगे।
जॉब ग्रेडिंग मेथड इज ऑल्सो कॉल्ड एज, जॉब ग्रेडिंग मेथड को और किस नाम से जाना जाता है? पहला है जॉब क्लासिफिकेशन मेथड, दूसरा है फैक्टर कंपैरिजन मेथड, तीसरा है रैंकिंग मेथड या फिर पॉइंट मेथड। जॉब ग्रेडिंग मेथड को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? क्या वो फैक्टर कंपैरिजन मेथड है? नो। रैंकिंग मेथड है? ये भी नहीं। पॉइंट मेथड है? नो, ये भी नहीं है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉब क्वालिफिकेशन, जॉब क्लासिफिकेशन मेथड इज ऑल्सो नोन एज जॉब ग्रेडिंग मेथड, या फिर आप कह लीजिए जॉब ग्रेडिंग मेथड इज ऑल्सो नोन एज जॉब क्लासिफिकेशन मेथड। ऑप्शन नंबर 1 वुड बी द राइट आंसर। फ्रॉम विच कॉम्बिनेशन इज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्रिएटेड? आपको बताना ऐसा कौन सा, इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसके द्वारा मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है, बनाया जाता है? पहला है फंक्शनल एंड लाइन, दूसरा है फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट, तीसरा है डिविजनल एंड लाइन एंड चौथा है फंक्शनल एंड डिविजनल। क्वेश्चन है फ्रॉम विच कॉम्बिनेशन इज अ मैट्रिक्स स्ट्रक्चर क्रिएटेड? सो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, फंक्शनल एंड प्रोजेक्ट is a combination of matrix structure. Next question है dash is an off the job training method is which in which the equipment or methods that are highly similar to those used on the job. इस क्वेश्चन का सही आंसर बताना है आपको। क्वेश्चन को फिर से पढ़ दे रही हूँ। डैश इज एन ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, इनमें से मतलब आपको बताना कि जो आपके सामने ऑप्शन है ये एक तरह की ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड है, राइट, इन विच द इक्विपमेंट और मेथड्स दैट आर हाईली सिमिलर टू दोज यूज्ड ऑन द जॉब ट्रेनिंग। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये जो आपके सामने ऑप्शन है ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है, लेकिन इसके जो इक्विपमेंट्स एंड मेथड्स हैं वो किससे सिमिलर है? वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग से सिमिलर है, राइट, बट है ये ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड। सो वो कौन सा है? पहला वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग है, दूसरा अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है, तीसरा ब्रेनस्टॉर्मिंग है या फिर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग है चौथा, राइट। सो आपको बताना है कि ऑन द जॉब, ये है तो वैसे ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड, बट ये सिमिलर है एक तरह से। ये मेथड मतलब जो इसकी इक्विपमेंट एंड मेथड्स होते हैं वो हाईली सिमिलर होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से। सो नीचे से देखेंगे, फोर्थ देखेंगे सेंसिटिविटी ट्रेनिंग। नहीं, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं है, और ना ही तो ये सिमिलर है बिल्कुल ऑन द जॉब ट्रेनिंग से, राइट। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या है? किसी तरह की ट्रेनिंग फॉर्मेट नहीं होता। ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है? एक होता है ब्रेन ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि क्रिएटिंग नंबर ऑफ आइडियाज, राइट। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आप नंबर ऑफ आइडियाज किस तरह से क्रिएट करते हैं, वो होता है ब्रेन स्टॉर्मिंग। अप्रेंटिस ट्रेनिंग ये भी नहीं होगा, राइट। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग का सबसे बेस्ट उदाहरण हो जाएगा आपका पायलट की ट्रेनिंग। जब पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है तो एकदम आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट पे उनको एकदम कहते हैं ना कि उनको एकदम जैसे लाइक पायलट को आसमान में थोड़ी डायरेक्टली लाइक पायलट की भर्ती हो गई सपोज, राइट। सो उसकी ट्रेनिंग के लिए डायरेक्टली उसको आप हवा में उड़ा नहीं देंगे कि आप ले जाइए हेलीकॉप्टर या फिर जहाज ले जाइए, प्लेन लेके जाइए, आप उड़ा दीजिए, नहीं, ऐसा नहीं कर सकते आप। इसके लिए उनको ट्रेनिंग देने के लिए वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग किया जाता है, राइट। उनको एक आर्टिफिशियल माहौल बनाया जाता है जिसमें उनको ये मतलब वो एक तरह से उनको ये लगता है कि ये रियल वाला है, राइट, रियल प्लेस है, रियल एयरक्राफ्ट है जहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो सारी चीजें एकदम रियल वाली बनाई जाती है, बट वो होती है एक्चुअल में आर्टिफिशियल। दैट इज नोन एज वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग, राइट। सो ये होती है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, बट ये ऑन द जॉब ट्रेनिंग की तरह ही होती है। उनके जो मेथड्स होते हैं, जो उनके इक्विपमेंट्स होते हैं, वो हाईली सिमिलर होते हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग मेथड से, राइट। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा एंड दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। एंड अगर आपको क्वेश्चंस पसंद आ रहे होंगे एंड आपको लगता होगा कि आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वैसे है ये इम्पॉर्टेंट ही है, बट अगर आपको लगता है इफ यू फील दैट दीज क्वेश्चंस एंड सेशंस आर गोइंग टू help you out, then please do subscribe my channel so that I could help you out more, right। आप अगर सब्सक्राइब करते हैं चैनल को प्लस बेल आइकॉन पे प्रेस करते हैं
तो आप को वो सारे ही नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जो मैं वीडियोस डालती रहती हूँ, सेशंस लेती रहती हूँ यूट्यूब पर, राइट। सो इजली आप उन क्लासेस को अवेल कर सकते हैं। एंड ऑल्सो अगर आपके फ्रेंड सर्कल में भी कोई प्रिपरेशन कर रहा है एचआरएम के लिए एंड लेबर वेलफेयर के लिए, तो आप उनको भी बता सकते हैं, यू कैन शेयर विद देम एज वेल, राइट। सो आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।